मनीष जी, मैं हरियाणा पर बात कर रहा था, आज हम हरियाणा पे ही बात करें, लेकिन एक और सवाल जिससे पहले भी मैं आपसे कई बार पूछ चुका हूं, लेकिन आज फिर पूछूंगा, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं। देखिए, महत्वाकांक्षाएं नेताओं में होती हैं और उन्हें भी चाहिए राजनीति है। तो कई तरह की खबरें कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल में नहीं बन रही है, क्या होगा, कैसे होगा, अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, आप सरकार चला रहे हैं, मुख्यमंत्री है नहीं, पार्टी में आपके और भी तो नेता हैं, किसी और को भी तो कोई चेहरा हो सकता था। नहीं, होने को तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन अगर ये हो गया होता तो भारतीय जनता पार्टी को एक शॉर्ट रेसिपी मिलने वाली थी कि भाई चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ बयान चाहिए तो किसी भी आदमी को पकड़ के जेल में डालो, 6 महीने उसको जेल में रखो, बोलो बेटा तेरे को जमानत चाहिए, तू मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल, और वो मुख्यमंत्री के खिलाफ बोले उसको तो निकाल दो बाहर और मुख्यमंत्री को पकड़ के अंदर डाल दो, बोलो तेरे खिलाफ किसी आदमी का बयान है हमारे पास, उसको 6 महीने जेल में रखा हुआ था। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हो, आप कोर्ट में भी ध्वस्त होती चली जा रही है कि आप गलत करते हो, किसी आदमी को जेल में डालते हो, फिर उससे कहते हो फलाने आदमी के खिलाफ बोल, वो बोल देता है तो आप फलाने आदमी को उठा लेते हो। तो ये वाली चीज एस्टेब्लिश ना हो, इसलिए जरूरी था कि अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा ना दें और मुख्यमंत्री के रूप में वहां से काम करें, वहां अपने मंत्रियों को इंस्ट्रक्ट करें। तो मंत्री मिलने जाते हैं, उनको वहां से इंस्ट्रक्शन मिलती हैं। तो सुनीता केजरीवाल जी भी हरियाणा में करेंगी प्रचार पार्टी के लिए? अभी तो कर रही हैं। अब आज के बाद से उनकी भूमिका क्या होगी वो अब देखा जाएगा। तो सुनीता केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी की नेता हैं या क्या है? वो हमारे सबसे सीनियर, सबसे लोकप्रिय, सर्वमान्य लीडर और जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी पत्नी है, और हमें बहुत गर्व है कि जब वो जेल में रहे केजरीवाल जी, तो उनके मैसेज को जनता में बहुत सलीके से और सटीक तरीके से सुनीता जी ने रखा। ये हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है। तो चर्चा तो उस वक्त ये थी कि ये बात तो कोई और भी रख सकता था, सुनीता केजरीवाल ही क्यों? अब सुनीता जी नहीं रखती तो कहते सुनीता जी भी रख सकती थी, और क्यों? तो ये तो इफ एंड बट तो हमेशा रहेंगे, पर जिस तरह से केजरीवाल जी की बात को उन्होंने रखा, मुझे लगता है कि कोई और रख रहा होता तो शायद उतने सलीके से, उतने तरीके से नहीं रख पाता, और बहुत शानदार तरीके से केजरीवाल जी के मैसेज को, केजरीवाल जी की आवाज को उन्होंने दिल्ली के लोगों के सामने, देश के लोगों के सामने, जहां जहां जैसे जरूरत पड़ी, बहुत शानदार तरीके से रखा है। मनीष जी, ये बताइए कि अक्सर आपकी पार्टी के कई नेता कहते हैं कि साहब हमें भी ऑफर आया बीजेपी से, आपके बारे में भी कई चर्चा, तो अब ये ऑफर आना बंद हो गए? अभी भी नहीं, अब तो सब अभी भी संभावना आप में दिखती है बीजेपी को? देखिए, जब तक बेल नहीं मिली थी तब तक उनकी भी बहुत कोशिश थी कि इसको तोड़ लो, पर अब बेल मिल गई तो उनको भी समझ में आया जब ये अंदर रह के नहीं टूटा तो बाहर रह के क्या टूटेगा। तो इसलिए अब मुझे नहीं लगता कि अब, कम से कम अब तो उनको समझ जाना चाहिए कि भाई ये अरविंद केजरीवाल जी की टीम के लोग हैं, ये किसी और ही मिट्टी से बने, ये महत्वाकांक्षा की मिट्टी से मिलने के नहीं बने, कि या डर की मिट्टी से ना डरते हैं ना किसी महत्वाकांक्षा में रहते हैं। इनका एक ही सपना है कि जिस मकसद के लिए राजनीति में आए, देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरियां, महिला सुरक्षा, ये सब, महंगाई रोकना, इन सब के लिए काम करते हैं। दिल्ली पंजाब में करके दिखाया है, हरियाणा में भी करके दिखाएंगे। लोग इस पर अब भरोसा कर रहे हैं और इस चक्कर में जाते नहीं है कि यार ये मंत्री बनेगा, ये मुख्यमंत्री बनेगा। ये टूट फूट में हमारे यहाँ होती नहीं है उस तरह से। मनीष जी, आबकारी नीति की मैं बात करूं, जिससे पूरा बवाल शुरू हुआ, फिर मैं हरियाणा पे आऊंगा, चर्चा के आखिरी दौर में हूं। क्या आपको कभी मलाल नहीं होता कि ऐसी नीति को लाने की जरूरत ही क्या थी, जिसको वापस भी ले लिया बाद में? अच्छे से स्कूल बना रहे थे, सब ठीक हो रहा था, लेकिन आबकारी नीति में बदलाव किया, जिसे बाद में वापस भी लिया आपने। नहीं, वो तो हर साल एक नीति बनती है और हर साल एक नीति वापस होती है जी। सारे देश में हर राज्य यही करता है कि एक साल हर नीति बनाता है, फिर अगले साल नई नीति बनाता है, नई नीति बनाता है। वही नीति ऑलमोस्ट पंजाब में भी चल रही है और पंजाब सरकार को उससे बहुत फायदे हो रहे हैं, पंजाब सरकार के रेवेन्यू बढ़ रहा है। दिल्ली में उसको लागू नहीं होने दिया गया क्योंकि एलजी साहब ने बार बार पहले पॉलिसी पास की, फिर उसमें चेंज कराए, फिर से पास की, तो एलजी साहब ने अपने वो करते रहे, चेंज करते रहे। पर मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, मुझे तो गर्व है कि एक अच्छी पॉलिसी बनाई। जब आप अच्छा काम करते हैं तो उसमें बाधा आएंगी, इसमें भी आई। मैं स्कूल बनवा रहा था, उसमें भी मेरे खिलाफ जांच हो रही है। मैं और कोई काम कर रहा था एलजी को, बीजेपी को, उसमें भी जांच कराने के लिए सपने आते हैं, तो कराते रहे सपने। मैंने गलत नहीं किया, मैं डरता नहीं। मुझे अफसोस तब होता अगर मैंने गलत किया होता। मनीष जी, ये बताइए, देखिए राजनीतिक पार्टी चलाने के लिए चंदे की जरूरत होती है, सबको पता है, लेकिन आप लोग जब राजनीति में, और लोग भी आपकी तरफ देखते हैं, बड़े सारे युवा जो पॉलिटिक्स में आने की सोचते हैं, पैसा कितनी बड़ी जरूरत है राजनीति की? जरा हम आम बोलचाल की भाषा में बताइए। आम बोलचाल की भाषा में पैसा तो चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में ये कहूंगा कि जब आप क्रेडिबिलिटी के साथ जनता के सामने खड़े होते हैं तो जनता पैसा देती है। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो
बाकी पार्टियों में कार्यकर्ता से लेके और बहुत बड़े बड़े लोग तक पैसा लेके काम करते हैं। आम आदमी पार्टी में वो काम हमारे वॉलंटियर्स फ्री करते हैं, अपने घर से चने लाके कैंपेन करते हैं। पैसा तो जनता भी देती है, उद्योगपति भी देते हैं, सब पार्टियों को देते हैं, सब देते हैं। लेकिन दो तरीके हैं पैसे लेने के। एक तरीका है, लेकिन आप लोग फिर 2-3 उद्योगपतियों के नाम लेके घेरते हैं बीजेपी को। बिल्कुल, मैं सबके ले रहा हूं, आप टाइम दीजिए, लिस्ट दे देता हूं मैं जी। मैं दो तरीके हैं चंदा लेने के। एक तरीका तो यह है कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करो और उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उनको नोटिस दो और फिर इलेक्टोरल बॉन्ड ले लो। ये हमने देखा, सार्वजनिक है। और मतलब 8,000 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से वसूला है, ईडी और सीबीआई के इनकम टैक्स के नोटिस दिलवा के। एक तरीका यह है। एक तरीका यह है कि आप अच्छे काम करो, अच्छे स्कूल बनाओ, एक सपना जो लोग देखते हैं उसको करो, उसको पूरा करो। तो जनता, आम जनता चंदा देती है, व्यापारी भी चंदा देता है। एक व्यापारी इसलिए चंदा देता है, उसको लगता है मेरे लिए एक हैसल फ्री गवर्नेंस चल रही है, ईमानदार सरकार चल रही है, अच्छा है मेरे से वसूली नहीं कर रहे, इंस्पेक्टर राज से लेकर नेताओं का वसूली राज नहीं चल रहा। फिर जब चुनाव आता है तो वो खुद आगे आके कहता है साहब आप चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, हमको लोग ऐसे देते हैं चंदा, किसी को वैसे देते हैं भाई, और कुछ नहीं किया, चलो ईडी का नोटिस भेज दिया, लाओ जी चंदा दे दो 100 करोड़ रुपए। हम वैसे नहीं करते, चंदा सबको चाहिए। किसी को 8,000 करोड़ रुपए चाहिए, किसी का 80 करोड़ में काम हो जाता है, अंतर इतना ही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।